कहानी हमें लेकर चलती है साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश यूरुग्वाय में। तारीख है 12 अक्टूबर साल 1972। यहाँ मोंटेविडेओ के कारास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 571 उड़ान भरने की तैयारी में है। इस फ्लाइट को एक रग्बी टीम के लिए बुक किया गया है जिसका नाम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब है। इस क्लब को रग्बी मैच खेलने के लिए सैंटियागो जाना है जो चिले देश की राजधानी है। चिले साउथ अमेरिका का ही एक देश है जिसके एक तरफ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है तो वहीं दूसरी तरफ से यह देश 8,900 किलोमीटर लंबी एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रग्बी टीम के साथ उनके परिवार के कुछ लोग और कुछ दोस्त भी शामिल हैं जो इनके साथ इसी फ्लाइट में मौजूद हैं। फ्लाइट में कुल 45 लोग हैं जिनमें से 40 पैसेंजर्स हैं और 5 क्रू मेंबर्स हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। यह फ्लाइट मोंटेविडेओ शहर से निकली है जिसे अर्जेंटीना देश को पार करके सीधे सैंटियागो पहुंचना है और जाहिर है कि रास्ते में एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों को भी पार करना है। फ्लाइट के मेन पायलट हैं जूलियो सीजर फराडस जो काफी तजुर्बेकार पायलट हैं और अपनी जिंदगी के तकरीबन 5,000 घंटे फ्लाइट में बिता चुके हैं। इनके साथ है नौसिखिया पायलट डांटे हेक्टर लगुरारा जो अभी पायलट बनने की ट्रेनिंग पर हैं। इस सफर में आमतौर पर महज 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन जब ये लोग अपना आधा सफर तय कर चुके होते हैं तो पायलट्स को इंफॉर्मेशन मिलती है कि एंडीज की पहाड़ियों में भारी तूफान है और इस वक्त वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में कराई जाती है जहां इंतजार करते हुए इन्हें एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को तूफान थमने के बाद दोपहर करीब 2:15 बजे फ्लाइट मेंडोजा से रवाना होती है। अब अगर देखा जाए तो मेंडोजा से सैंटियागो के लिए 180 किलोमीटर का सीधा रूट है, लेकिन इस रास्ते में जो पहाड़ हैं वो लगभग 7 किलोमीटर ऊंचे हैं यानी आसमान को छूते हुए। हालांकि फ्लाइट 571 के उड़ने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 8.5 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि फ्लाइट में 45 लोग बैठे हैं जिनके साथ ढेर सारा सामान भी है, इसीलिए फ्लाइट में वजन ज्यादा हो चुका है। ऐसे में प्लेन को इतना ऊपर लेकर जाना रिस्की हो सकता है, इसीलिए प्लेन को इस यू शेप वाले रूट को लेते हुए घूमकर जाना होगा। इसमें पहले प्लेंचोन पहुंचना होगा, वहां से राइट लेकर क्यूरिको और फिर से राइट लेकर सीधे सैंटियागो जो करीब 600 किलोमीटर लंबा पड़ेगा और जिसे तय करने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। बहरहाल फ्लाइट इस रूट पर आगे बढ़ती है। मेन पायलट फेराडस एंडीज के पहाड़ों में 29 बार प्लेन उड़ा चुके हैं, लेकिन इस दौरान फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं ट्रेनी पायलट लगोरारा। 3:21 पर प्लेन जैसे ही प्लेंचन पहुंचता है तो लगोरारा सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके ठीक 3 मिनट बाद यानी 3:24 पर लगोरारा फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में आते हैं और बताते हैं कि प्लेन क्यूरिको पहुंच चुका है और नॉर्थ की तरफ टर्न करने वाला है। और क्योंकि क्यूरिको से सैंटियागो के बीच अब कोई पहाड़ मौजूद नहीं है, इसीलिए लगुरारा प्लेन को कम ऊंचाई पर लाने की परमिशन भी मांगते हैं और यहीं से इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं आज के जमाने में लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह इंसिडेंट साल 1972 का है जब जीपीएस नहीं होते थे। इसीलिए इस केस में भी फ्लाइट की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए 2 तरीके काम में लिए जा रहे हैं। पहला तरीका है रेडियो नेविगेशन। ये मेन तरीका है और ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इस तरीके में एक कमी यह है कि ये पहाड़ों में कारगर साबित नहीं होता है। दूसरा तरीका जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है डेड रेकनिंग। यह तरीका पुराना है और कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी ज्यादातर केसेस में कारगर साबित होता है। और इस केस में भी क्योंकि प्लेन पहाड़ों से गुजर रहा है, इसीलिए यहाँ भी रेडियो नेविगेशन का फेलियर देखने को मिलता है और पायलट को डेड रेकनिंग मेथड पर रिलाय करना पड़ता है। इसी के चलते ट्रेनी पायलट लगुरारा लोकेशन को मिस कैलकुलेट करते हैं और प्लेनचुन पर पहुंचने के 3 मिनट बाद ही समझते हैं कि प्लेन क्यूरिको पहुंच चुका है, जबकि असल में प्लेनचुन से क्यूरिको पहुंचने में आमतौर पर 11 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन क्योंकि रेडियो नेविगेशन काम नहीं कर रहा था, इसीलिए
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई अंदाजा नहीं है कि प्लेन कहाँ है। फिर भी पायलट के कॉन्फिडेंस को देखते हुए वो प्लेन की ऊंचाई को कम करने की परमिशन दे देते हैं और पायलट लगुरारा जो इस बात से अनजान है कि प्लेन अभी भी एंडीज के पहाड़ों में है, प्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न करते हैं और प्लेन की ऊंचाई को 5.5 किलोमीटर से घटाकर 3.5 किलोमीटर पर ले आते हैं। ऐसे में प्लेन घने बादलों से गुजरते हुए एंडीज के पहाड़ों को फॉलो करने लगता है और कुछ ही मिनटों बाद तेज हवाओं की वजह से प्लेन में बैठे लोगों को झटके भी महसूस होते हैं, लेकिन वो इन्हें नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये झटके ज्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे झटके बढ़ते जाते हैं तो लोग अपनी सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं। बादलों की वजह से पायलट्स को सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि कुछ पैसेंजर्स जो खिड़की के बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि प्लेन पहाड़ों के काफी नजदीक से उड़ रहा है। यह बात उन्हें अजीब लगती है और मन में एक डर पैदा कर देती है। फिर जैसे ही बादल छटते हैं तो पायलट्स देखते हैं कि प्लेन के ठीक सामने एक बड़ा पहाड़ है और प्लेन उससे जाकर टकराने वाला है। पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि प्लेन को पहाड़ के ऊपर से उड़ाकर ले जा सकें, लेकिन काश कि ये काम उन्होंने कुछ सेकंड्स पहले शुरू कर दिया होता, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का कुछ हिस्सा पहाड़ से टकराता है जिससे प्लेन के दोनों विंग्स के साथ साथ प्लेन का पिछला हिस्सा भी टूट जाता है और कुछ लोग उसी हिस्से के साथ बाहर गिर जाते हैं। फिर प्लेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 725 मीटर तक बर्फ पर घिसते हुए जाता है और जब रुकता है तो झटके की वजह से सीट्स उखड़ जाती हैं, जिससे कुछ की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बाकी बचे लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। किसी का पैर टूट चुका है तो किसी का हाथ और किसी के शरीर में तो सीट्स की रोड घुस चुकी है। लोग दर्द से चीख रहे हैं और रो रहे हैं। क्रैश की वजह से कुछ देर पहले तक चल रहा मस्ती मजाक का माहौल देखते ही देखते मातम के शोर में बदल जाता है। अब सिचुएशन ये है कि इस 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर प्लेन टूटा पड़ा है और दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई है। वो फौरन अपने उन साथियों की मदद करने में जुट जाते हैं जो ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसमें 2 लड़के रोबर्टो कनेसा और गुस्तावो जर्बिनो खास भूमिका में होते हैं क्योंकि ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। फिर कुछ लड़के पायलट्स के कैबिन में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि मेन पायलट फेराडस की मौके पर मौत हो चुकी है और पायलट लगुरारा इतनी बुरी तरह जख्मी है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है। साथ ही वो इतने दर्द में है कि लिटरली वो उन लड़कों से कहते हैं कि मेरी गन का इस्तेमाल करके मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, लेकिन कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये लड़के पायलट के रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन की बैटरीज जो कि प्लेन के पिछले हिस्से में थी वो हिस्सा टूट कर गिर चुका है, इसीलिए प्लेन में अब कोई इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है। लोगों की बात करें तो पायलट फेराडोस को मिलाकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग जो प्लेन से गिर गए थे उनका कुछ पता नहीं है, यानी 45 लोगों में से अब सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे हैं। रग्बी टीम के कैप्टन मार्सेलो सभी का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि प्लेन के गायब होने की खबर जैसे ही फैलेगी तो सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और जल्दी ही हमें ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इस काम में थोड़ा वक्त लग जाए। तब तक हमें यहीं रहना होगा और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना होगा। फिर ये लोग मर चुके लोगों की बॉडीज को प्लेन से बाहर निकालते हैं ताकि अंदर जिंदा बचे लोगों के लिए जगह बन सके। साथ ही खाने पीने का जो भी लिमिटेड आइटम इनके पास है उसको इकट्ठा करते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, नट्स, क्रैकर्स, जैम और लिकर बॉटल्स, ताकि सभी को बराबर मात्रा में थोड़ा थोड़ा खाना मिल सके। ठंड से बचने के लिए ये लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से को सीट्स और लगेज बैग से कवर कर देते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है, जिससे ये लोग पूरी रात कांपते हैं। जख्मी लोगों का तो और भी बुरा हाल है। दर्द इतना ज्यादा है कि उनकी चीखें निकल रही हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 5 लोग अगले दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते, जिनमें पायलट लगुरारा भी शामिल हैं। अब लोग
बजते हैं 28। ये लोग जमा किए हुए खाने में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इस दिन इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज भी आती है, पर वो नजर नहीं आता, लेकिन इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है कि इनकी तलाश की जा रही है। क्रैश के तीसरे दिन नांदो नाम के एक पैसेंजर को होश आता है, जो क्रैश के वक्त से बेहोश था। उसे बताया जाता है कि उसकी मां मर चुकी है और बहन की हालत नाजुक है, जिसके बाद वो फौरन अपनी बहन की देखरेख करने में जुट जाता है। जिसके बाद ये लोग लगेज बैग्स की मदद से बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बनाते हैं ताकि सर्चिंग टीम को इन्हें ढूंढने में आसानी हो। तभी एक फ्लाइट ऊपर से गुजरती है, जिसकी तरफ ये लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। साथ ही धूप के रिफ्लेक्शन से इशारा भी करते हैं। इन्हें लगता है कि फ्लाइट ने इन्हें नोटिस कर लिया है, इसीलिए खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन मदद के इंतजार में एक दिन गुजर जाता है और मदद नहीं आती। इस दिन कुछ लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए भी निकलते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाते और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आते हैं। मदद के इंतजार में अब इन्हें एक हफ्ता गुजर चुका है और खाना लगभग खत्म होने वाला है और भूख से सभी का बुरा हाल है, क्योंकि ये लोग रोजाना सिर्फ एक दाने जितना खाना खाते हैं और एक ढक्कन शराब पीकर अपना काम चला रहे हैं। तभी मेडिकल स्टूडेंट रोबर्टो कनेसा एक ऐसी बात करता है जिससे सभी दंग रह जाते हैं। वो कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मर चुके लोगों के शरीर को खाना होगा। यह सुनकर कुछ लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि मर चुके लोग उन्हीं के दोस्त और परिवार वाले हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि जिंदा बचे रहने के लिए हमें ये कठिन कदम उठाना ही होगा। इस पर कैप्टन मार्सेलो अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा करना ही पड़ा तो हम 2 दिन का और इंतजार करेंगे, क्योंकि दिन काफी गुजर चुके हैं और अब मदद किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकती है। इंतजार करते हुए और एक दिन गुजर जाता है और ये नमा दिन है। इस दिन नांदो की जख्मी बहन की भी मौत हो जाती है, जिससे नांदो पूरी तरह टूट जाता है। इस क्रैश में सबसे ज्यादा नुकसान नांदो का ही हुआ है, क्योंकि नांदो की मां और इकलौती बहन दोनों मर चुके हैं। 10वें दिन इन्हें सीट्स के बीच में से एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है, जिसे चालू करने पर इन्हें पता चलता है कि इन्हें ढूंढने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन अब बंद किया जा चुका है। ये सुनकर इन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने दिन से ये लोग उम्मीद में थे कि आज नहीं तो कल मदद इन तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन अब क्योंकि दुनिया ने मान ही लिया है कि ये लोग मर चुके हैं, तो अब भला इनकी मदद करने वाला कौन है। ये लोग पूरी तरह टूट जाते हैं और इनका हौसला भी पस्त होने लगता है। अगले दिन तक ये लोग सदमे में होते हैं। ज्यादातर लोगों ने बचने की उम्मीद छोड़ दी है और अब तक इनका खाना भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। भुखमरी से इन सभी का बुरा हाल है। कुछ लोग सिगरेट्स और सीट्स पर लगे लेदर कवर को खाने लगते हैं, तो कोई अपना शूलेस चबाने लगता है। रोबर्टो भी भुखमरी से जूझ रहा था, लेकिन उसके सब्र का बांध अब टूट ही जाता है और वो पहला इंसान बनता है जो डेड बॉडी से मांस निकाल कर खाता है। उसे ऐसा करते देख बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं और मांस खाना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मांस नहीं खा पाते, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते हैं तो उनकी भूख उनके दिमाग पर हावी होने लगती है और वो भी मांस खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 3 लोग फिर से प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकलते हैं, ताकि बैटरी की मदद से प्लेन के रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को चालू किया जा सके। और इस बार क्योंकि इनके पास मोटिवेशन ज्यादा है, इसीलिए ये लोग ज्यादा दूर तक जाते हैं और इस बार इन्हें प्लेन के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी मिलते हैं और उन लोगों की बॉडीज मिलती हैं जो क्रैश के दौरान प्लेन से गिर गए थे। यानी प्लेन का पिछला हिस्सा अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसे ढूंढते हुए अंधेरा हो जाता है और ये लोग तूफान की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन किसी तरह ये लोग एक चट्टान की आड़ में छुपकर बैठ जाते हैं, जिससे इन्हें तूफान से कोई नुकसान नहीं होता और सुबह होते ही ये लोग वापस लौट जाते हैं। 17वें दिन की सुबह तक ये लोग थोड़ा नॉर्मल हो चुके हैं और थोड़ा मस्ती मजाक भी करने लगे हैं। तभी तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है और देखते ही देखते एक बर्फ की चट्टान इनके प्लेन से आकर टकराती है, जिससे पूरा प्लेन बर्फ में दब जाता है।
8 लोग इस हादसे में मारे जाते हैं और बाकी बचे 19 लोग किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं। ये लोग 3 दिन तक प्लेन के अंदर ही फंसे रहते हैं क्योंकि बाहर भारी तूफान चल रहा होता है। फिर जब 3 दिन के बाद ये लोग फाइनली बाहर निकलते हैं तो इन्हें यकीन नहीं होता कि इन्होंने फिर एक बार मौत को चकमा दे दिया है। ये लोग खुली हवा में सांस लेते हैं और अब तक इन्हें समझ में आ चुका है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा ये लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकलेंगे। मौसम साफ होने का इंतजार करते हुए इन्हें 15 दिन गुजर जाते हैं और फिर तारीख आती है 15 नवंबर। ये वही दिन है जब कुछ लोग रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। इस बार ये लोग तैयारी से होते हैं और एक दिन के बाद इन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा भी मिल जाता है जिसमें कई सारे बैग्स हैं जिसमें इन्हें सिगरेट के पैकेट्स, चॉकलेट्स और कुछ लिकर बॉटल्स मिलती हैं। साथ ही मिलती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी प्लेन की बैटरी। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि प्लेन की बैटरी का वजन 25 किलोग्राम है जिसे प्लेन के अगले हिस्से तक ले जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये लोग वापस जाकर प्लेन के रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर आते हैं और उसे बैटरी से कनेक्ट करके चालू करने की कोशिश करते हैं। यही एक आखिरी उम्मीद थी जिसकी मदद से ये लोग बाहर की दुनिया में मैसेज भेजकर मदद मांग सकते थे। लेकिन अफसोस कि यहाँ भी सिर्फ निराशा ही इनके हाथ लगती है और इसी के साथ इन्हें वापस लौटना पड़ता है। अब तक की गई लगभग सभी कोशिशें नाकाम थी। साथ ही अब ना तो किसी में ताकत बची है और ना ही हौसला कि वो बाहर निकलें और मदद ढूंढने के लिए घंटों पैदल चलें। सिर्फ नांदो ही अकेला ऐसा था जो बाकी लोगों को कन्विंस करने में लगा था कि उन्हें वेस्ट की दिशा में रास्ता ढूंढने के लिए जाना चाहिए। अभी तक इन लोगों ने जितनी बार भी कूच की थी वो सभी ईस्ट की डायरेक्शन में थी जहां इन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा भी मिला था। लेकिन नांदो को लगता है कि वेस्ट की तरफ जो पहाड़ हैं उनके दूसरी तरफ जरूर कोई इंसानी बस्ती हो सकती है। लेकिन दिन गुजरते जाते हैं और कोई भी नांदो के साथ वेस्ट की दिशा में जो पहाड़ हैं उस पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई काफी ज्यादा है और उसकी चोटी तक पहुंचने में एक दिन से ज्यादा का वक्त लगता। साथ ही सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि अगर पहाड़ चढ़ने के दौरान कोई तूफान आ जाता तो जान का खतरा और भी बढ़ जाता। इसीलिए कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। नांदू भी अकेला उस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे कम से कम एक साथी तो चाहिए था जो उसके साथ उस पहाड़ पर चढ़ सके, जो उसे मिलता है रोबर्टो कनेसा के रूप में। जी हाँ, ये होता है क्रैश के 2 महीने बाद यानी 60वें दिन जब नूमा नाम के एक लड़के की मौत हो जाती है। इस मौत से रोबर्टो बेचैन हो जाता है। उसे अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। वो फैसला करता है कि वो कल ही यहाँ से निकलेगा और अगले दिन वो ऐसा ही करता है। यानी अगले दिन 3 लोग नांदो, रोबर्टो और विजेंटिन नाम का एक लड़का वेस्ट की डायरेक्शन में ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। इस सफर के लिए इन्होंने बैग में अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ दिनों का खाना रख लिया है और जुगाड़ से अपने लिए स्लीपिंग बैग्स और बर्फ पर चलने वाले जूते बना लिए हैं। रात होते ही ये लोग स्लीपिंग बैग्स पर एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं ताकि ठंड कम लगे और सुबह होते ही चलना शुरू करते हैं। 3 दिन तक लगातार चढ़ाई करने के बाद आखिरकार ये लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और जो देखते हैं उससे इनका दिमाग फट जाता है। ये लोग देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ के खूबसूरत पहाड़ हैं जो इन्हें अब किसी नर्क से कम नहीं लग रहे। एक बार फिर ये लोग निराश होते हैं और कुछ देर वहीं बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। रोबर्टो और विजिंटन को लगता है कि ये लोग गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन नांदू की हिम्मत अभी नहीं टूटी है। वो कहता है कि ये पहाड़ कभी तो जरूर खत्म होंगे।
तभी इन्हें मीलों दूर एक पहाड़ दिखाई पड़ता है जिस पर बर्फ बहुत कम है। ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस पहाड़ के आसपास शायद लोग रहते हों, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पहाड़ बहुत ही दूर है और इनके पास खाना लिमिटेड है। ये लोग अगर उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इनका खाना बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ लोग रहते हों। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि अगर ये लोग उस पहाड़ का पीछा करने के लिए निकलते हैं तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। नांदो अपने सर पर कफन बांध चुका है। उसने तय कर लिया है कि या तो अब ये पहाड़ खत्म होंगे या फिर चलते चलते वो खुद ही खत्म हो जाएगा। रॉबर्टो और विजेंटिन भी इस बात को रियलाइज करते हैं कि वापस लौटने पर मौत तय है, जबकि अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत कम ही सही लेकिन चांसेस हैं कि ये लोग जिंदा बच जाएं। और इसीलिए ये लोग बहादुरी दिखाते हैं और आगे बढ़कर रिस्क लेने का फैसला करते हैं। लेकिन इस सफर में सिर्फ दो ही लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हैं नांदो और रॉबर्टो। विजेंटिन वापस लौट जाता है ताकि उसके हिस्से का खाना नांदो और रॉबर्टो के इस लंबे सफर में काम आ सके। विजिंगटन जैसे ही प्लेन के टूटे हिस्से तक वापस पहुंचता है तो वो सभी लोगों को बता देता है कि नांदो और रॉबर्टो अब एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जिसमें अगर कामयाब होते हैं तो मदद लेकर ही वापस लौटेंगे, लेकिन अगर नहीं लौटते तो इसका मतलब ये है कि उनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ और रास्ते में वो खुद खत्म हो गए। दूसरी ओर नांदो और रॉबर्टो अपने सफर पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं, लेकिन आखिरकार 9 दिनों तक पैदल चलने के बाद उन्हें बहता पानी नजर आता है जिसके आसपास थोड़ी घास और कुछ पर्पल और येलो कलर के फूल भी उगे हैं। यह देखकर इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि आखिरकार इनकी मेहनत कहीं तो रंग लाई। ये दोनों उस बहते पानी को पीते हैं और कुछ देर वहीं आराम करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और बहते पानी को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन रॉबर्टो अब पूरी तरह थक चुका है और उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची है कि वो आगे चल सके। इसीलिए ये लोग रात वहीं रुककर गुजारने का फैसला करते हैं। इस दौरान इन्हें पानी के दूसरी तरफ कुछ गाय नजर आती है और इसी शाम पानी के दूसरी तरफ इन्हें कुछ घुड़सवार नजर आते हैं जिन्हें देखकर ये लोग बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं और मदद की गुहार लगाने लगते हैं। लेकिन पानी के शोर की वजह से इनकी आवाज दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी ओर से घुड़सवार भी इन्हें कुछ कहता है जिसमें से इन्हें सिर्फ टुमारो सुनाई पड़ता है, यानी कल, और ये लोग अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन एक घुड़सवार फिर से किनारे पर आता है और इनकी तरफ एक पत्थर के साथ पेन और पेपर बांध कर फेंकता है जिसमें नांदो अपना मैसेज लिखता है। यह मैसेज पढ़कर घुड़सवार इनकी तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है और इशारे से समझाता है कि वो मदद लेने जा रहा है और जल्दी ही वापस लौटेगा। फिर कुछ लोग इन दोनों को गांव में लेकर जाते हैं जहां इन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलता है। साथ ही रेस्क्यू टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम नांदो को क्रैश साइट पर लेकर जाती है जहां 14 लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को देखकर इन 14 लोगों में जान सी आ जाती है और ये लोग खुशी से झूम उठते हैं और 16 लोग जल्दी ही अपने परिवार से मिलते हैं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग जिंदा बच चुके हैं। इसके बाद इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां लोगों की भीड़ इन सभी को घेरे हुए है। खाने की कमी की वजह से इनका शरीर कंकाल बन चुका है। इसके बाद इन्हें नहलाया जाता है और इनके शरीर की गंदगी साफ की जाती है। ये लोग रातों रात हीरो बन चुके हैं, लेकिन ये लोग हीरो जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सदमे में हैं। ये अपने उन दोस्तों को याद कर रहे हैं जिनके साथ इन्होंने सफर शुरू किया था जिसे कभी पूरा नहीं कर सके। इसी के साथ ये दिलों को नम कर देने वाली